नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कश्यप। विजय लक्ष्मी क्लासेस से मैं आपको विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। जैसा आपने जनरली एग्ज़ाम में देखा होगा कि कहीं से कुछ कॉन्टेक्ट लाकर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं, किस हिसाब से हम अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा भी है कि जैसे आप किसी बुक से या किसी और चीज़ से तैयारी कर रहे हैं, उसमें जितना भी सिलेबस दिया है उसके हिसाब से आपको ये पता नहीं रहता कि कितना सिलेबस हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। उसके हिसाब से जैसे आप ज़्यादा सिलेबस में तैयारी करेंगे तो उसमें तो ऐसा हो जाएगा ना कि कुछ चैप्टर ऐसा है कि जिसमें से एग्ज़ाम में आने वाला ही नहीं है क्वेश्चन, तो उसका तैयारी आप एक्स्ट्रा कैसे कर लेंगे। उसका तैयारी आप जैसे करेंगे तो भाई जितना हमको तैयारी करना है उतना तो हुआ नहीं रहता, अब एक्स्ट्रा करेंगे तो वो तो हमारा माइनस में चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया ये है कि पहले सिलेबस को समझ लीजिए कि किस चैप्टर से कैसे टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना पढ़ना हमारे लिए सफिशिएंट है, उसके हिसाब से आप तैयारी करिए तो उसमें आपकी सफलता ज़्यादा अच्छे से होगी। तो ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूं। मैंने 2019 में आरपीएफ रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूं। अभी विज्ञान में हम आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। उसके हिसाब से हमने बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं कि कैसे सिलेबस उसमें आता है ग्रुप डी में। अभी तो फ़िलहाल हम ग्रुप डी के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो उसके हिसाब से किस हिसाब से उसका एग्ज़ाम आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। साइंस का जनरली साइंस का अभी 25 क्वेश्चन हैं, तो उस गति वाली चैप्टर में अभी हम समझने वाले हैं दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, एक समान गति और असमान गति के बारे में। तो भाई दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, ये दोनों को पहले देखेंगे, उसके बाद हम एक समान गति और असमान गति के बारे में देखने वाले हैं। तो अभी हम दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा करते हैं। मान लो कि आप किसी स्थान पर खड़े हैं, जैसे कि आप मान लो ये स्थान ए पर खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ स्थान से आपको कहीं पे जाना है, तो आप यहाँ से गति करते हुए कुछ दूर चलकर आप स्थान बी तक पहुँच गए। तो भाई बी तक पहुँचे हैं तो यहाँ से तो आप खिसक गए और कहाँ गए, बी पे आ गए। तो कुछ दूरी आप चले हैं ना, तभी तो आप यहाँ से फिर यहाँ आए हैं। तो भाई प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की कुल यात्रा, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की कुल यात्रा क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। समझ गए आप, दूरी क्या कहलाएगी, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की कुल यात्रा। मैं एक बार लिख देता हूं, कुल यात्रा ये क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। इसी में विस्थापन थोड़ा सा अलग है। जैसे आप मान लो प्रारंभिक स्थान में खड़े हैं और अंतिम स्थान तक आपको मान लो जाना है, ठीक है। ये आप प्रारंभिक स्थान ए पर खड़े हैं और अंतिम स्थान आपको बी पर आप चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, अब थोड़ी दूर और गति करके यहाँ तक आ गए। मान लो ये स्थान आपका सी हुआ, ठीक है, ये स्थान आपका क्या हुआ, सी हुआ। आप रिटर्न कहाँ तक आ गए, सी तक आ गए। तो भाई अगर हम ये मान के चले कि ए से लेके बी तक की कुल दूरी कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है। ए से बी तक की कुल दूरी 10 किलोमीटर। तो आप जब जैसे ही बी से सी तक मान लो कितना 5 किलोमीटर क्या हुआ, फिर वापस आ गए, है ना। तो भाई यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, ए से ले तक सी तक, ए से लेकर सी तक क्या होगा, आपका विस्थापन होगा। तो विस्थापन क्या हुआ, यहाँ पे विस्थापन आपका हो गया ओनली 5 किलोमीटर। इसी के सापेक्ष में अगर आप दूरी देखेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो भाई बात को समझो, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं, ठीक है, अब दूसरे स्थान से आप किसी भी जगह चले जाइए, मान लो मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, यहाँ से आप इधर 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 कहीं पे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक आप जितना भी यात्रा किए होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, टोटल आपकी दूरी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन भाई प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक आपकी न्यूनतम जो दूरी है, मतलब न्यूनतम आपने जितनी यात्रा की है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी विस्थापन कहलाएगी। समझ में आई बात। मतलब अगर पहले स्थान से अंतिम स्थान तक आप जितना भी यात्रा किए हैं वो दूरी हो गई, और पहले स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी क्या हो गई,
विस्थापन हो गई। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा नोट्स का, आप उसमें से आप एक बार इसका थ्योरिकल पॉइंट आप कैप्चर कर लेंगे। फिलहाल हम समझाते हुए आपको अब चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। आपको दूरी और विस्थापन तो समझ में आ गई होगी। अब एक समान गति और असमान गति के बारे में थोड़ा सा समझिए। इसमें जैसे आप देख लेते हैं, मान लो आप एक खास समय में एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ दूरी तय कर चले हैं। जैसे कि मान लो आप बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना 10 किलोमीटर, और कितने समय में, मान लो कि आप 5 सेकेंड में तय किए हैं, ठीक है। 5 सेकेंड में कितना 10 किलोमीटर। अब उसके बाद बी से सी तक मान लो, बी से सी तक मान लो फिर 5 सेकेंड में कितना तय किए 10 किलोमीटर ही। तो भाई ये तो एक समान गति हुई ना। गति का सूत्र क्या होता है, जितना दूरी है उसमें समय का भाग लगा दीजिए। ये क्या हुआ, आपका गति हुई। तो जितना दूरी है उसमें समय का भाग लग जाएगा तो वो क्या हो गया, आपका गति हो गया। चूंकि हम ए से बी तक आने में कितना 10 किलोमीटर 5 सेकेंड में तय किए हैं, वैसे ही बी से सी तक जाने में कितना तय किए हैं 10 किलोमीटर 5 सेकेंड में ही तय किए हैं। अगर हम जितना और आगे जाते जाएंगे फिर 10 किलोमीटर 5 सेकेंड में, मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एक समान समय में एक समान दूरी तय करते हैं तो वो आपकी एक समान गति कहलाएगी। समझ में आई बात। मतलब हर समय में हम निश्चित समय में निश्चित दूरी ही तय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, आपकी एक समान गति हुई। अब उसी में हम असमान गति देख लेते हैं। जैसे आपने मान लो 5 सेकेंड में कितना तय किया 10 किलोमीटर, उसके बाद अगले 5 सेकेंड में कितना तय कर लिया, मान लो 12 किलोमीटर। फिर आप तीसरी बार में अगले 5 सेकेंड में कितना तय कर लिए, मान लो 15 किलोमीटर। तो भाई इसमें क्या हुई, पहले आप 5 सेकेंड में कितना चले 10 किलोमीटर, फिर आप अगले 5 सेकेंड में कितना चले 12 किलोमीटर, फिर आप अगले 5 सेकेंड में कितना चल दिए 15 किलोमीटर। तो भाई अब आप क्या कर रहे हैं कि सेम समय में अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो अगर निश्चित समय में आप अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं तो वो आपकी क्या हो गई, वो असमान गति हुई ना। क्योंकि भाई इसमें 10 किलोमीटर आप 5 सेकेंड में तय कर रहे हैं तो उसमें आपकी स्पीड अलग होगी। इसमें 12 किलोमीटर आप 5 सेकेंड में तय कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी स्पीड इसके अपेक्षा अलग होगी। उसी प्रकार इसमें अब अलग तय करेंगे दूरी, कितने में, सेम समय में, तो उसमें भी आपकी गति क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर निश्चित समय में अलग अलग दूरी तय किया जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी असमान गति। और अगर निश्चित समय में सेम डिस्टेंस तय किया जाए, समान दूरी तय की जाए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एक समान गति। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब हमको वेग, औसत चाल या फिर चाल, इन सब के बारे में समझना होगा। वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। ये सूत्र जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रुप डी एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र ही पूछ देगा और 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो भाई ये तो रट्टम रट्टा आपको याद होना ही चाहिए। ये किसी भी कंडीशन में आप भूल गए ऐसा वाली बात होनी नहीं चाहिए। भाई किसी फील्ड में तो आपको मेहनत करना ही होगा, तो ये याद करने में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, समझ लो। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन आप समझ लिए, विस्थापन में अगर समय का भाग लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। और औसत वेग क्या है, औसत वेग के बारे में हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम औसत चाल देख लेते हैं। चाल के बारे में आप लोग जनरली जानते होंगे कि दूरी बटा समय क्या होती है, चाल होती है। ये मैथ्स के चैप्टर में भी बहुत बारी यूज़ होती है, इसका खुद का चैप्टर ही है। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। इसी प्रकार अभी हम ये छोड़े हैं ना औसत वेग। औसत वेग देख लीजिए क्या है। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वेग निकालने के लिए दिया रहेगा और पूछेगा, दिया क्या रहेगा, विस्थापन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, उससे आपको वेग निकालना होगा। तो भाई ये सूत्र यूज़ किए, अपना वेग निकल गया। लेकिन जनरली हमेशा यही नहीं होगा। इसके अलावा ऐसा भी होगा कि विस्थापन नहीं देगा, समय नहीं देगा, फिर भी आपको क्या पूछेगा, वेग निकालने के लिए पूछेगा। तब उस कंडीशन में क्या दिया रहेगा, आपको प्रारंभिक वेग दिया रहेगा, अंतिम वेग दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। तब आपको क्या निकालना है, फिर औसत वेग या फिर वेग निकालनी है। तो उस कंडीशन में ये सूत्र यूज़ होगा। मेरा कहने का मेन मतलब यही है कि भाई वेग निकालने के लिए ही आपके 2 कंडीशन हो गए हैं।
पहले में विस्थापन बटा समय और दूसरे में प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटा समय। ठीक है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा समय। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से आपको क्या है सूत्र यूज करना है। अब सूत्र यूज करके आपको आंसर लाना है। तो ये वाली जो सूत्र है औसत वेग वाली, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा समय, इसका जो फॉर्मूला है वो ग्रुप डी 2018 में पूछ चुका है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपको याद करके रखना है। वी एवरेज वेग बराबर यू प्लस वी। यू क्या है यहाँ पे, यू है आपका प्रारंभिक वेग, वी क्या है, वी है आपका अंतिम वेग बटा समय। ये आपका 2018 में सीधा सीधा सूत्र ही पूछा है, कुछ बनाने के लिए नहीं दिया था, सीधा सूत्र ही पूछा है। तो आप इसे याद रखना ही है आपको। जनरली जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका ये यूज़ होगा, ये बहुत कम में यूज़ होगा, लेकिन भाई ये सिलेबस में आपका रहना ही चाहिए। ये इसका सीधा सीधा सूत्र पूछेगा या सूत्र नहीं पूछेगा तो इससे भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं औसत चाल के बारे में। औसत चाल क्या है, जितना भी दूरी तय किया रहेगा वो सब दूरी अब बटा जितने समय में तय किया रहेगा वो सब समय का जोड़, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय क्या हो गया आपका औसत चाल हो गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका 90 मीटर लंबे तालाब में एक छोर से दूसरे छोर जाने और वापस आने में 1 मिनट का समय लगता है, औसत वेग और औसत चाल बताइए। मैं क्वेश्चन आपको बोल के ही बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय आ जाता है, इसके लिए मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ। इसमें बोला क्या गया है, 90 मीटर के क्या है, एक तालाब है बोल दिया है। तो ये कितना है 90 मीटर। 90 मीटर के तालाब में एक छोर से दूसरे छोर जाने और वापस आने में 1 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, एक छोर से दूसरे छोर जाने और वापस आने में कितना लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और दूरी कितना दिया है, 90 मीटर आपको जाना है, 90 मीटर वापस आना है। तो भाई जब 90 मीटर जाएंगे और 90 मीटर वापस आएंगे, है कि नहीं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपका कितना हो गया 180 मीटर हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका टोटल 180 मीटर हो गया। ठीक, और टाइम कितना लगा है 1 मिनट। अब यहाँ पे मेन जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने हैं ना वो सब हमारी एसआई स्टैंडर्ड्स में ही होने चाहिए। जैसे एसआई स्टैंडर्ड में क्या है, समय के लिए क्या यूज़ करना है, समय के लिए हमको यूज़ करना है केवल और केवल सेकंड। ठीक है, सेकंड में ही हमको समय यूज़ करना है। उसके अलावा दूरी के लिए क्या यूज़ करना है, दूरी के लिए केवल और केवल मीटर यूज़ करनी है। ठीक, और ये वजन के लिए क्या यूज़ करना है, उसके लिए क्या यूज़ करना है, द्रव्यमान के लिए केवल और केवल किलोग्राम ही यूज़ करना है। अगर इसके अलावा सेकंड की जगह में जैसे यहाँ दिया है 1 मिनट दे दिया तो 1 मिनट को हम चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे में, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक, अब इसके अलावा चेंज करने के लिए यहाँ तो कुछ नहीं है। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के फिर से बता देता हूँ। 90 मीटर लंबे एक तालाब में एक छोर से दूसरे छोर जाने में 1 मिनट का समय लगता है। एक छोर से दूसरे छोर जाने और वापस भी आने में, मतलब टोटल में जाने और आने दोनों में कितना समय लगता है, 1 मिनट का। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का समय लगता है। फिर ये पूछा है कि औसत वेग और औसत चाल बताइए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमको 2 चीज़ें निकालनी है। एक पहले क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, औसत चाल, और क्या निकालनी है, दूसरी औसत वेग निकालनी है। ठीक है, औसत वेग निकालनी है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि औसत चाल और औसत वेग में कैसा टाइप का इनका फॉर्मूला रहता है। चाल किससे बना है, दूरी बटा समय से बना है। वेग कैसे बना है, विस्थापन बटा समय से बना है। हमको उसके फॉर्मूलाज ही आपको लिख के बता देते हैं। चाल क्या है, दूरी बटा समय, ये क्या हो गया भाई, चाल हो गई। और वेग क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी, वेग हो गई। तो एक बार हम औसत चाल निकाल लेते हैं, उसके बाद औसत वेग निकालेंगे। तो औसत चाल में क्या चाहिए हमको, औसत चाल में चाहिए
कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे क्या है, एक बार 90 मीटर जाता है फिर 90 मीटर वापस भी आ जाता है, तो कुल दूरी यहाँ क्या हुई 180 मीटर, ये 180 मीटर, ठीक है। और कुल समय कितना लगा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड का, ये 60 सेकेंड का, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, 6 किया, ये 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया आपका औसत चाल हो गया। तो औसत चाल निकल के कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम औसत वेग देखते हैं। औसत वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन बटा समय। तो भाई यहीं पे गलती करते हैं सबके सब, ध्यान दीजिएगा। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जितनी भी यात्रा किए हुए हो ना, उसकी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो भाई आप एक बार 90 मीटर गए हैं, उसके बाद वापस से 90 मीटर आए हैं, तो भाई आप जहां से गए थे वही तो वापस आ गए ना, आप जहां से गए थे वही वापस आ गए, तो आपने तो विस्थापन कुछ किया ही नहीं है, मतलब जहां खड़े थे वही फिर वापस आ गए। तो विस्थापन इस कंडीशन में क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। यही ध्यान देना है, अगर ये अब ध्यान नहीं रखे तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। विस्थापन हो गया आपका 0 और समय कितना है 60 सेकेंड। समझ में आ गया ना, विस्थापन आपका क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि जहां से गए थे वहीं लौट के वापस आ गए, तो न्यूनतम दूरी तो 0 ही हुई ना। तो विस्थापन आपका हो गया 0 और समय 60 सेकेंड। तो भाई 0/60 मतलब आंसर क्या आ गया 0 ही आ गया। तो देख लीजिए 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या हो गया औसत वेग हो गया, और ये आपका क्या हो गया औसत चाल हो गया। तो सेम टाइप के क्वेश्चन में औसत चाल और औसत वेग में भी बहुत सारे अंतर होते हैं, ये आप दो जो कंडीशन है उसे समझ लिए। इसी टाइप के और भी बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक वीडियो उसका और बनाऊंगा, उसके हिसाब से आपको जितने भी इसमें थोड़ा थोड़ा जो चेंजेस रहता है वो आपको समझा दूंगा। इसी तरीके से आप ग्रुप डी का एग्जाम हल कर पाएंगे, नहीं तो आप इसी सब चैप्टर में फंसोगे, ये सब आपको ध्यान देनी पड़ेगी।